बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 38 की पार्ट 2 की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इफेक्ट ऑफ थोरेसिक के लंग एक्सपेंसिबिलिटी। सीधी सी बात है, हमने पहले जो कंप्लायंस पढ़ी थी वो अकेली लंग्स की पढ़ी थी। अब जब लंग्स को हम थोरेसिक केज के अंदर रखते हैं तो लंग की कंप्लायंस थोड़ी सी तब्दील हो जाती है। होता है क्या, जब अकेले लंग्स का जिक्र करते हैं तो 1 सेंटीमीटर ऑफ वाटर से तकरीबन 200 ml हवा लंग्स में फिल हो जाती थी। ठीक है, अब जब थोरेसिक केज के अंदर लंग्स को रखा हुआ है तो अब 1 सेंटीमीटर ऑफ वाटर से सिर्फ 110 ml हवा का फ़र्क पड़ रहा है, तकरीबन आधा फ़र्क पड़ रहा है, आप देख रहे हैं। ठीक है, तो आप कहते हैं कि जो लंग्स की कंप्लायंस है वो आधी हो गई है। लंग थोरेसिक सिस्टम की कंप्लायंस अकेली लंग से आधी होती है। तो बहुत सिंपल चीज़ थी, कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं थी। फिर आगे आता है वर्क ऑफ ब्रीदिंग। वर्क ऑफ ब्रीदिंग में बेसिकली क्या है कि जब हम सांस ले रहे होते हैं तो उसमें हमारा काम कहाँ पे होता है, जान कहाँ लग रही होती है। सीधी सी बात है, जब हम सांस अंदर ले रहे होते हैं, इंस्पायरेशन कर रहे होते हैं, उसमें आपकी एनर्जी लग रही होती है। जो आप एक्सपायरेशन कर रहे होते हैं उसमें एनर्जी नहीं लग रही होती, वो एक पैसिव प्रोसेस है। रूटीन में तो एक्सपायरेशन में एनर्जी नहीं लग रही होती। हाँ, अलबत्ता जब कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई ऐसी कंडीशन है तो थोड़ी सी एक्सपायरेशन में भी आपको एनर्जी लगानी पड़ रही होती है, लेकिन रूटीन में एक्सपायरेशन पैसिव होती है और इंस्पायरेशन में एनर्जी लग रही होती है। इंस्पायरेशन में जो एनर्जी लग रही होती है वो क्यों लग रही है, किन किन चीज़ों के खिलाफ एनर्जी लग रही है। तो बेसिकली 3 तरह के काम करने होते हैं हमने जिसकी वजह से एनर्जी लग रही होती है। पहला, जो आपकी इलास्टिक फोर्सेस होती हैं उनके खिलाफ काम करना होता है। लंग की इलास्टिक फोर्सेस होती हैं, उसके बावजूद हमें लंग को एक्सपैंड करवाना होता है। इस काम को हम कहते हैं कंप्लायंस वर्क या इलास्टिक वर्क। दूसरे नंबर पे जो आपकी लंग्स की वॉल्स की विस्कोसिटी है उसको ओवरकम करना होता है, उसकी वजह से भी ताकत लगानी पड़ रही होती है इंस्पायरेशन में, तो वो जो ताकत लगानी पड़ रही होती है उसको हम कहते हैं टिश्यू रेजिस्टेंस वर्क। तीसरे नंबर पे हवा के पैसेज के अंदर भी रेजिस्टेंस होती है, फ्रिक्शन हो सकती है, तो वो जो एयर वे की रेजिस्टेंस है उसके खिलाफ जो हमें काम करना पड़ता है उसको हम कहते हैं एयर वे रेजिस्टेंस वर्क। ठीक है, तो ये सारा हमें काम करना पड़ता है। ये जो सारा काम भी है ना, ये भी बहुत थोड़ी सारे मिला के भी कोई खास एनर्जी नहीं लगा रहे होते। नॉर्मल रूटीन में ये जो आपकी रेस्पिरेशन है इस पर आपकी बॉडी की कुछ 3 to 5% एनर्जी लग रही होती है, बस इससे ज़्यादा नहीं लग रही होती। हाँ, ये ज़रूर है, जब आप हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपकी रेस्पिरेशन में, आपकी ब्रीदिंग में ज़्यादा एनर्जी लगना शुरू हो जाएगी। ये हत्ता के को 50 गुना भी एनर्जी इंक्रीज कर सकती है। रेस्पिरेशन पे लगने वाली एनर्जी 50 गुना भी इंक्रीज कर सकती है जब आप कोई एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं। ठीक हो गई बात। आगे आते हैं आपके पास पल्मोनरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। सबसे पहले आपके पास स्पायरोमेट्री आता है। स्पायरोमेट्री का मतलब है कि लंग्स में कितनी हवा आ रही है या जा रही है, इसको हम मेजर करें। इस मेजर करने के प्रोसीजर को हम कहते हैं स्पायरोमेट्री, और जिस डिवाइस से हम मेजर करते हैं उसको हम कहते हैं स्पायरोमीटर। ठीक है, अब वो डिवाइस मैं आपको शो करता हूँ। कुछ इस तरह से होता है। ये आपके पास एक वाटर का ड्रम है। इस वाटर के ड्रम में हमने एक और ड्रम को इन्वर्ट किया हुआ है, उल्टा डाला हुआ है। ये उस ड्रम में एयर मौजूद है। ठीक है, होता है क्या है, ये इंसान है, जब इंसान सांस लेता है, सांस बाहर निकालता है तो ये हवा गई इधर। ये एयर जब इंक्रीज कर जाती है तो ये एयर के इंक्रीज करने से ये जो ड्रम है ये थोड़ा सा रेज कर जाता है। इसी तरह जब इंसान सांस अंदर लेता है तो ये एयर डिक्रीज करती है और एयर के डिक्रीज करने से ड्रम थोड़ा सा नीचे आ जाता है। सीधी सी बात है, अगर इसमें आप एयर को पंप करना शुरू करेंगे तो ये हवा बढ़ेगी तो ड्रम ऊपर को जाएगा ना। तो ये ड्रम के ऊपर जितना ऊपर जाता है हम मेजर कर लेते हैं कि इतनी हवा निकली है। तो ऊपर और नीचे जाने को हम किस तरह मेजर करते हैं, यहाँ पे देखें एक पॉइंटर ये ड्रम पे लगा होता है। जब ड्रम ऊपर जाता है ना तो ये पॉइंटर निशान लगा जाता है ऊपर, और ये एक बेसिकली पेपर का रोल होता है। पेपर जाता घूमता जा रहा है। ठीक है, तो पेपर के ऊपर आगे पास मेजरमेंट आती चली जाती है कि ये देखें, ये ड्रम के ऊपर नीचे होने से ना ये कुछ इस तरह से ये ऐसे ऐसे आगे पास ये पॉइंटर निशान लगाता जा रहा है कागज के ऊपर कि जनाब ड्रम इतना ऊपर गया। अभी ड्रम इतना ऊपर गया ना, इसका मतलब है कि इतनी हवा को बंदे ने निकाला है, उसने ड्रम को इतना ऊपर लेके गए हैं और ये ड्रम का नीचे जाना। ठीक है, अब अगर मैं आपको बुक की डायग्राम से दिखाऊं तो ये देखें, बुक की डायग्राम है ये। इसमें आप देख रहे हैं कि ये किस तरह से फ्लोटिंग ड्रम उन्होंने दिखाया है। ऑक्सीजन चैम्बर, वही जो मैंने आपको बताया ना हवा होती है, उसको उन्होंने ऑक्सीजन चैम्बर कहा है, और नीचे वाटर, और ये आगे माउथ पीस, और आप देख रहे हैं किस तरह से ये वर्किंग हो रही है। ठीक हो गई बात। इस वर्किंग की बेस पे हम कुछ लंग की कुछ खास वॉल्यूम्स हैं, कुछ खास कैपेसिटीज़ हैं। 4 वॉल्यूम्स हैं और 4 कैपेसिटीज़ हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंटरेस्टिंग भी हैं, तो उसको अब डिस्कस करते हैं हम। होता क्या है बेसिकली, ये समझे किसी मासूम से आदमी की लंग है। ठीक है, अब जब आदमी नॉर्मल रूटीन में सादा सांस ले रहा है तो इस सांस लेने से क्या होता है, जिस वक्त सांस अंदर लेता है तो इस लंग के अंदर 2.8 लीटर्स आ जाता है। जब सांस अंदर लिया तो 2.8 लीटर्स तक वॉल्यूम हो गया इस लंग के अंदर, और इसी तरह जब उसने सांस बाहर निकाला तो वॉल्यूम कितना, 2.3 लीटर तक आ गया। तो आप देख रहे हैं ये 2.3 लीटर, 2.8 लीटर, 2.3 लीटर, 2.8 लीटर। नॉर्मल रूटीन में इतना सांस है, तो टोटल अगर देखिए तो कितना निकाल रहा है, बाहर कर रहा है 0.5 लीटर्स।
तो ये जो 0.5 लीटर्स है इसको हम नाम देते हैं टाइडल वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम कौन सा वॉल्यूम होता है? जो नॉर्मल रूटीन में नॉर्मल एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन में इंसान इनटेक और आउटटेक कर रहा होता है, वो तकरीबन आधा लीटर होता है, तो उसको हमने क्या कहते हैं? टाइडल वॉल्यूम। अच्छा, अब ये नॉर्मली उसने हवा इनटेक किया हुआ है, वॉल्यूम एक्सपैंड हुए हैं, आपने इस बंदे से कहा कि यार जितना सांस भर सकते हो ना भरो। इसने फोर्स्ड इंस्पायरेशन शुरू की और सांस भरते 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 जनाब लंग का जो वॉल्यूम है वो कोई पहुंचा दिया इसने कोई 5.8 तक। कहाँ तक पहुंचा दिया? 5.8 तक। अब आपने देखा कि यार 2.8 से तकरीबन 3 लीटर हवा उसने एक्स्ट्रा इनहेल कर ली है। 3 लीटर हवा उसने एक्स्ट्रा इनहेल कर ली है। तो ये जो एक्स्ट्रा इनहेल कर लिया है इसको आप कहते हो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और ये कितना है आपके पास? 3 लीटर। ठीक, इसी तरह से अच्छा ये फुल इनहेल करके वापस आ गया। अब दोबारा ये बंदा नॉर्मल सांस ले रहा है। अब आपने इसको कहा जितना सांस अपनी लंग से निकाल सकते हो ना निकालो। अच्छा, निकालते निकालते लंग का वॉल्यूम कम हुआ होते होते ये को 1.2 लीटर तक पहुंच गया। इससे ज़्यादा वो उसने कहा बस और सांस नहीं निकाला जा रहा। तो ये देखें, ये जो 2.3 की बजाय 1.2 तक पहुंच गई। जो एक्स्ट्रा उसने निकाल दिया सांस, इसको आप कहते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और इसकी वैल्यू कितनी है आप देख रहे हैं? 1.1 लीटर। क्योंकि 2.3 लीटर तक नॉर्मल रूटीन में जब इंसान सांस निकालता था तो होता था। फोर्स्ड इंस्पायरेशन किया तो आप देख रहे हैं ये कितना कम हो गया। ठीक है, और ये वापस चला गया ऊपर। अब एक और चीज़ रह गई और वो ये देखें, ये तकरीबन 1.2 लीटर्स वो वॉल्यूम है जो पूरी जान मारने के बावजूद भी इंसान लंग से बाहर नहीं निकाल सका। तो वो वॉल्यूम जो पूरी जान मारने के बाद भी इंसान लंग से नहीं निकाल पाता उसको हम कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। और उसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 1.2 लीटर्स। ठीक हो गई बात? तो ये आपने 4 तरह के वॉल्यूम डिस्कस कर लिए। अब 4 तरह की कैपेसिटीज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आती है आपके पास इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है? देखें, जब इंसान ने सांस अंदर लिया, इंस्पायर किया हुआ था, हमने उसे कहा यार मजीद इंस्पायर करो, फुल इंस्पायर करो, तो हमने देखा वो यहाँ तक पहुँच गया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक क्या था आपके पास? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक, अब मिसाल के तौर पर नॉर्मल रूटीन में है, उसने सांस अंदर लेने के बजाय सांस बाहर निकाला हुआ है। अभी हमने इस वक्त कहा कि फुल सांस लो, तो ये यहाँ से यहाँ तक गया। तो ये 2.3 से 5.8 तक जो है ना, ये आपकी आती है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। अगर मैं फॉर्मूला वाइज कहूँ तो ये होती है टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये आपके पास क्या हो गई? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। ठीक हो गया। फिर आपके पास आती है फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या था आपके पास? जो पूरी जान मारने के बाद भी आप लंग से नहीं निकाल सके, वो तो हो गया रेजिडुअल वॉल्यूम। अब अगर पूरी जान नहीं मार रहे हम, इंसान नॉर्मली सांस ले रहा है, तो नॉर्मली सांस लेते हुए लंग का वॉल्यूम 2.3, 2.8, 2.3, 2.8, तो ये जो 2.3 है ना, जो हर वक्त लंग में रह रहा है नॉर्मल सांस लेते हुए, इस 2.3 को हम क्या नाम देते हैं? फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, इसको भी अगर आपने फॉर्मूला वाइज देखना है तो दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ से यहाँ क्या था? क्या था आपका? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। दिस इज इक्वल्स टू एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस ये वाला रेजिडुअल वॉल्यूम। तो रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस ये करके क्या आ गया? फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक हो गई बात? बहुत सिंपल सा हो गया। उसके बाद आगे बात आती है टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी क्या है? पूरा 5.8 लीटर्स, यानी टोटल लंग के अंदर कितनी हवा आ सकती है उसको आप कहते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। ये तो बहुत ही आसान चीज़ हो गई। और चौथे नंबर पे आगे बात आती है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है? टोटल लंग कैपेसिटी माइनस रेजिडुअल वॉल्यूम इज इक्वल टू वाइटल कैपेसिटी। यानी एक तो वो हवा है ना जो हम पूरी जान मारने के बावजूद भी लंग से निकाल ही नहीं पा रहे, तो उसको हम कहते हैं यार ये साइड पे करो, इसका क्या फ़ायदा। पूरा जब इंसान फुल एक्सरसाइज कर रहा है तो उसका लंग वॉल्यूम 5.8 तक भी जाता है, और फिर जब वो फुल एक्सपायरेशन करता है, पूरी तरह हवा निकालता है, तो लंग वॉल्यूम वापस 1.2 तक भी आता है। तो ये जो 5.8 से 1.2 तक ये जो इतना ज़्यादा सारा जगह आ रही है आपके पास, तकरीबन ये 4.6 लीटर्स बन रहे होते हैं, इसको हम कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी का अगर आपने फॉर्मूला पूछना हो तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज इक्वल्स टू वाइटल कैपेसिटी। या एक और फॉर्मूला भी हो सकता है टोटल लंग वॉल्यूम माइनस ये वाला, ये क्या था? रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, या एक और फॉर्मूला भी हो सकता है
आपको याद होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी टाइडल वॉल्यूम की यहाँ से नीचे से लेके यहाँ तक क्या था आपके पास, याद होगा ना, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी थी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम के, ठीक है। तो ये देखें ना, मैं सीधी सी बात लिख रहा हूँ, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये तो हो गया आपके पास वाइडल कैपेसिटी का फार्मूला, ठीक है। अब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो इस सारे की जगह अगर मैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी डाल दूं तो भी बात ठीक है, तो भी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ अलजेब्रिक फॉर्म्स हैं, अब आप ये देखेंगे। पहले तो मैं आपको गाइडन के अंदर जो ग्राफ है वो भी दिखा दूं, ये देखें, ये आपके पास टाइडल वॉल्यूम है 0.5, ये फुल जब इंस्पायर किया इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फुल एक्सपायर किया एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और जो हवा कभी नहीं निकाल सके वो नीचे येलो वाले शो की हुई है रेजिडुअल वॉल्यूम। ये देख रहे हैं टोटल लंग कैपेसिटी यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या है, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये देख रहे हैं आप इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, ठीक। वाइडल कैपेसिटी क्या है, ये सारे वाइट वाली एरिया, यानी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी प्लस फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम, सॉरी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इक्वल्स टू द वाइटल कैपेसिटी, ठीक होगी बात। और फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी जो है वो दैट इज इक्वल्स टू रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन दोनों को ऐड किया तो क्या आ गया, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। अब मैं सारी बातें थोड़ा तेज बोल रहा हूँ, अभी जिनको ये टर्म समझ नहीं आई प्रॉपर्ली तो ये फॉर्मूला भी समझ नहीं आ रहे होंगे, एक दफा पीछे करके दोबारा इन टर्म्स को देखें, समझ आना चाहिए आपको एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, फिर ये आपको कैपेसिटी भी समझ में आएंगी, ठीक हो गई बात। आगे चलते हैं। उन्होंने सिंपल सी बात बताई हुई है कि हम ये जो मुख्तलिफ मैंने आपको बातें बताई हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इनके लिए हम एब्रीविएशंस यूज़ करते हैं, जिससे ये VC इज इक्वल्स टू वाइटल कैपेसिटी, इसी तरह से इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, IC स्टैंड्स फॉर। तो ये मुख्तलिफ आपके पास एब्रीविएशंस हैं जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, और इनके मुख्तलिफ फार्मूलाज हैं। इसी तरह के फार्मूलाज मैंने डिस्कस कर दिए आपको, बता दिया आपको, साथ ही साथ डिस्कस कर लिया हमने, ठीक होगी बात। अब हम कहते हैं कि भाईजान ये जो आपकी स्पायरोमेट्री थी ये तो मेजर करती है कि कितनी हवा लंग्स से निकली है या कितनी हवा लंग्स में गई है, ये तो मेजर कर लिया हमने। यानी हम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में मेजर कर सकते हैं, टाइडल वॉल्यूम में मेजर कर सकते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में मेजर कर सकते हैं। सीधी सी बात है ना, इंसान नॉर्मली सांस ले रहा है, टाइडल वॉल्यूम मेजर हो जाएगा। इंसान फुल इंस्पायरेशन करता है तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मेजर हो जाएगा। ये तो सारे मेजर कर सकते हैं, लेकिन जो रेजिडुअल वॉल्यूम है, जो हर वक्त लंग्स में ही रह रहा है, जो कभी बाहर आ ही नहीं रहा, वो कैसे मेजर करें? उसको हम करते हैं क्या है, हम कहते हैं यार एक तरीका है, उस तरीके से ना ये फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी मेजर हो जाएगी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या थी, रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो हम कहते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी मेजर हो जाएगी, उसमें से फिर आप एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को माइनस कर देना तो रेजिडुअल वॉल्यूम भी आ जाएगा। अब फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कैसे मेजर होती है, करते पता क्या है, हम इंसान नॉर्मल रूटीन में सांस ले रहा है, जब उसने नॉर्मल रूटीन में एक्सपायरेशन पे आया ना, हम उसको ये ड्रम में सांस देने का कहते हैं। हम कहते हैं चलो अब ड्रम से सांस अंदर खींचो, और ड्रम के अंदर हमने हीलियम भरी हुई होती है। क्या भरी हुई होती है, हीलियम। हुआ क्या, यहाँ तक कि फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी जितनी एयर तो इंसान की लंग्स में मौजूद थी, इससे ऊपर इंसान ने हीलियम का इंटेक किया, ठीक। हीलियम जाके इस सारी हवा के साथ मिक्स हो गई। अब जब इंसान ने हवा निकाली तो उसमें हीलियम की कंसंट्रेशन कम हो चुकी होगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि लंग्स के अंदर एयर मौजूद थी और आपने उसको हीलियम दी है, तो हीलियम और एयर मिक्स हो गए होंगे। अब जब वो हवा बाहर निकालेगा तो वो हीलियम डाइल्यूट हो चुकी हुई होगी। तो हम हीलियम की डाइल्यूशन को मेजर करके कोई फार्मूले से चेक कर लेते हैं कि टोटल फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कितनी है। डाइल्यूशन से मेजर करके चेक कर सकते हैं ना। अभी देखो मिसाल के तौर पे मैंने 50% हीलियम की जो गैस है वो इंसान के अंदर डाली थी। कितनी डाली थी, 1 लीटर। 1 लीटर 50% हीलियम इंसान के अंदर गई। जब वापस आई तो 1 लीटर ही वापस निकाली हमने, तो वो 50% हीलियम की कंसंट्रेशन 25% हीलियम हो चुकी थी। तो मैंने समझा कि इसका मतलब है हीलियम की कंसंट्रेशन आधी हो गई है, यानी कि तकरीबन 1 लीटर ही अंदर एयर भी मौजूद होगी जो इसके अंदर मिक्स हुई है। तो हमें समझ आ गई कि फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी 1 लीटर हो सकती है, ठीक है। ये तो मैंने मिसाल दी है ना आपको। या ये 50 की बजाय अगर 40% हुई है
तो इसका मतलब है अंदर थोड़ी सी हवा आई है क्योंकि कंसनट्रेशन बहुत थोड़ी कम हुई है। ये 50% की बजाय 10% हो जाए, ओए हो, इसका मतलब है अंदर बहुत एयर मौजूद है क्योंकि इसको इसने बहुत डाइल्यूट कर दिया है। ठीक है, तो हम इस तरह से इनिशियल कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन, इनको मेजर करके हम किस तरह से मेजर करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए फॉर्मूला, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी इज इक्वल्स टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ हीलियम डिवाइडेड बाय द फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ हीलियम -1 और ओवरऑल मल्टीप्लाई कर देते हैं हम इसको इनिशियल वॉल्यूम ऑफ स्पायरोमीटर, यानी कि वो जो टोटल, ताकि हमें पता चले टोटल हवा गई कितनी है अंदर, वही मैंने बताया था 1 लीटर। तो इस फार्मूले से हम मेजर करते हैं कि अंदर टोटल कितनी हवा मौजूद है, रेजिडुअल वॉल्यूम को मेजर कर लेते हैं। रेजिडुअल वॉल्यूम को मेजर कर लिया तो फिर बाकी सारी वैल्यूज़ भी आप अलजेब्रिक फार्मूला से प्लस माइनस करके मेजर कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद आता है मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। मैं आपसे पूछूं आप 1 मिनट में कितनी हवा इनटेक करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज अ मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। अब ये कैलकुलेट करने के लिए कि 1 मिनट में कितनी हवा इनटेक करते हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। मैं कहता हूँ यार जब एक दफ़ा सांस लेते हो तो कितनी हवा इनटेक करते हो? आप कहते हो जी एक दफ़ा में मैं आधा लीटर इनटेक कर लेता हूँ। अच्छा, मैं कहता हूँ और 1 मिनट में आप कितनी दफ़ा सांस लेते हो? आप कहते हो जी 1 मिनट में मैं कोई 12 दफ़ा सांस लेता हूँ। मैं कहता हूँ 1 मिनट में 12 दफ़ा सांस लेता है, हर दफ़ा सांस में आधा लीटर हवा इनटेक करता है, तो इसका मतलब है 1 मिनट में 6 लीटर हवा इनटेक करता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, मैंने किया क्या है, 12 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 कर दिया तो आंसर आ गया 6। तो आपने करना क्या है, ब्रीथ पर मिनट मल्टीप्लाइड बाय टाइडल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। ठीक होगी बात। और इसका आंसर क्या आता है नॉर्मल इंसान के अंदर, 6 लीटर पर मिनट। एक्सेप्शनल कंडीशंस में एज लो एज 1.5 लीटर पर मिनट पे भी इंसान कुछ देर के लिए सर्वाइव कर सकता है, ये बात ही पता होनी चाहिए। और एक्सरसाइज कंडीशंस में ये बहुत इंक्रीज भी कर सकता है। जाहिर सी बात है, आपका जो फिर टाइडल वॉल्यूम तो नहीं होगा ना एक्सरसाइज कंडीशन में, तो हो सकता है हम पूरी टाइडल कैपेसिटी को यूज़ कर रहे हो तो 4.6 लीटर्स तक आपका टाइडल वॉल्यूम, मतलब एक सांस में जो हवा इंटेक है 4.6 लीटर्स तक चली जाए। तो ये सारा कुछ आप देख रहे हैं कि ये इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। अलबत्ता नॉर्मल क्या है, 6 लीटर्स पर मिनट। ठीक, उसके बाद आता है एल्वियोलर वेंटिलेशन। ठीक है, एल्वियोलर वेंटिलेशन और डेड स्पेस इफेक्ट में मैं आपको एक डायग्राम शो करता हूँ, उससे फिर हम आगे बात डिस्कस करते हैं। ये देखिए, मैंने एक लंग की एक रफ सी डायग्राम आपको ड्रॉ करके दिखाई है। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली 2 तरह की एयर मौजूद है। एक तो एयर उन जगहों पे मौजूद है जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, यानी कि एल्वियोलाई में, एल्वियोलर सैक्स में, उसके अलावा एल्वियोलर डक्ट्स में और आपके पास कुछ स्मॉल ब्रोंक्यूल्स में। ये तो वो एयर है जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो एयर है जो आपके ट्रैकिया में है या आपके ब्रोंकाई के अंदर मौजूद है या ऊपर आपके नोज़ में मौजूद है, वहाँ पे तो कोई एयर का एक्सचेंज नहीं हो रहा। ठीक है, तो जो एयर यहाँ पे रह गई, जिस जगह पे कोई एयर का एक्सचेंज नहीं हो रहा, उसको हम नाम देते हैं डेड स्पेस एयर या डेड स्पेस वॉल्यूम। ये वो वॉल्यूम ऑफ एयर है जो हमारे काम में नहीं आ रहा। यानी अगर टोटल 0.5 लीटर हवा इनटेक की है तो समझ लो यार कोई 1.5 लीटर तो जो है वो रास्ते में यहाँ पे रुका हुआ है। 1.5 लीटर का तो कोई गैसेस एक्सचेंज नहीं हो रहा। हाँ, बाकी जो 3.5 लीटर है उसका गैसेस एक्सचेंज हो रहा है। तो पहली डेफिनेशन हो गई डेड स्पेस वॉल्यूम की। दूसरी डेफिनेशन है ये जो आपके एल्वियोलाई में ये जो फंक्शनल एरिया पे एयर है, फंक्शनल एरिया में एयर की स्पीड से पहुंच रही है, इसको हम नाम देते हैं एल्वियोलर वेंटिलेशन। एल्वियोलर वेंटिलेशन है कि एल्वियोलाई किस स्पीड से वेंटिलेट हो रहा है या एल्वियोलाई तक किस स्पीड से हवा पहुंच रही है, इसको हम कहते हैं एल्वियोलर वेंटिलेशन। मैं बुक से दोनों डेफिनेशन आपको रीड कर देता हूँ। क्या कह रहे हैं वो, द रेट एट विच न्यू एयर रीचेज दीज एरियाज। दीज एरियाज कौन से हैं? ऊपर उन्होंने बताया एल्वियोलाई, एयर सैक्स, एल्वियोलर डक्ट्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। These sacs is called as alveolar ventilation। और नीचे देखें, this air is called dead space air because it is not useful for gaseous exchange। कौन सी एयर है मैं आपको रीड कर रहा हूँ, the gaseous exchange areas but नहीं, some of the air a person breathes never reaches the gaseous exchange areas but simply fills the respiratory passages where gaseous exchange does not occur such as nose, pharynx and trachea। This air is called as a dead space air। अब हम डेड स्पेस एयर को किसी भी इंसान के अंदर मेजर किस तरह से करते हैं उसका आपको तरीका बताया हुआ है उन्होंने। हम करते क्या है, बेसिकली इंसान नॉर्मली सांस ले रहा है, ठीक है, उसको सांस लेते हुए हम जब वो एक्सपायरेशन कर लेता है तो हम उसको
प्योर ऑक्सीजन 100% प्योर O2 देते हैं इनहेल करने के लिए। जब वो 100% प्योर O2 इनहेल करता है तो उससे होता क्या है, ये जितनी भी आपकी ये जो रेड वाली जगह है ना, ये वाली सारी जगह O2 से फिल हो जाती है, और जो एयर थी, जो ओरिजिनली एयर मौजूद थी, वो सारी एल्वियोलाई वगैरह में धकेल दी जाती है। तो अब एल्वियोलाई वगैरह में यानी जितनी फंक्शनल जगह थी वहाँ पे एयर आ गई, और जितनी आपकी डेड एयर स्पेस थी वो O2 से फिल हो जाती है। जब इंसान फुल इंस्पायरेशन करता है ना तो सारे डेड स्पेस जो है वो उस हवा से फिल हो गई, ठीक, O2 से फिल हो गई। अब फिर हम क्या करते हैं, हम अब जब वो इंसान सांस निकालना शुरू करता है, हम मेजर करते रहते हैं कि कितनी देर तक कितना वॉल्यूम ऑफ प्योर O2 निकालेगा वो। जितना भी वॉल्यूम ऑफ प्योर O2 निकालेगा हम कहेंगे भाई इतना डेड स्पेस वॉल्यूम है, क्योंकि जितनी भी डेड स्पेस थी वो प्योर O2 से ऑक्यूपाई हो गई थी। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं, पहले हमने इंस्पायरेशन ऑफ प्योर ऑक्सीजन करवाई टाइम में, फिर जब उसने एक्सपायरेशन शुरू की, जो ग्रे वाली जगह यहाँ पे प्योर ऑक्सीजन आ रही है। ठीक है, जब नॉर्मल एयर आना शुरू होगी तो नॉर्मल एयर में आपको पता है 79% नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन होती है। ठीक है, तो जब नॉर्मल एयर आना शुरू हुई तो आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन इंक्रीज करना शुरू हो गई, और जब प्योरली एल्वियोलाई की हवा निकलना शुरू हुई तो आपने देखा कि नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई। ठीक है, ये जो बीच में थोड़ी सी नाइट्रोजन आना शुरू हुई है, असल में एल्वियोलाई की एयर और जो प्योर O2 है ये थोड़ी सी मिक्स भी तो हो जाएगी ना, जाहिर सी बात है, थोड़ी सी डिफ्यूजन भी तो होगी, जाहिर सी बात। तो यही यहाँ पे मसला हो जाएगा, जब एल्वियोलाई की एयर आना शुरू होगी तो ये नाइट्रोजन कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाएगी, और अब प्योर एल्वियोलाई की एयर आना शुरू हो गई है। तो हम मेजर करते हैं कि जनाब O2 प्योरली कितनी निकली है। तो ये जो ग्रे एरिया है ना, ये प्योर O2 को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ये देखें, ये ग्रे एरिया है और ये पिंक एरिया है जो एल्वियोलर एयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब एक फॉर्मूला है बड़ा सिंपल सा, ये देखें, ग्रे एरिया मल्टीप्लाइड बाय टोटल एक्सपायर्ड एयर, वॉल्यूम ऑफ टोटल एक्सपायर्ड एयर डिवाइडेड बाय पिंक एरिया प्लस ग्रे एरिया। बस ये एक फॉर्मूला है जिससे हम मेजर कर लेते हैं कि डेड स्पेस कितनी है आपके पास। ये देखें, 150 ml डेड स्पेस कैलकुलेट हुई है आपके पास। ठीक होगी बात। ये जो डेड स्पेस मैंने कैलकुलेट की है ये बेसिकली एनाटॉमिकल डेड स्पेस है। एनाटॉमिकल डेड स्पेस से क्या मुराद है, यानी कि कागजी बात है, किताबी बात है। हमने जो देखा कि बस यार जो एल्वियोलाई में चली गई हमने समझा वो फंक्शनल है, जो एल्वियोलाई में नहीं गई हमने उसको डेड स्पेस में गिनती कर लिया। ठीक है, हकीकत में पता क्या होता है, एल्वियोलाई में जाने वाली कुछ एयर भी डेड स्पेस में शामिल होती है। क्यों? क्योंकि कुछ बेचारे एल्वियोलाई भी इतने फंक्शनल नहीं होते, कुछ एल्वियोलाई में भी गैसेस एक्सचेंज नहीं हो रहा होता, तो उन एल्वियोलाई में जाने वाली हवा को भी हम डेड स्पेस कहेंगे। ठीक है, तो कुछ हवा तो रास्तों में रुक गई ना, जो रास्तों में रुक गई वो तो हमने कैलकुलेट कर ली और नाम दे दिया एनाटॉमिकल डेड स्पेस। रास्तों में रुकने वाली के अलावा जो बेकार एल्वियोलाइज में गई हुई है, अगर हम उनको भी काउंट करें तो टोटल जो डेड स्पेस होती है उसको फिर हम क्या कहते हैं, फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। तो फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस इज इक्वल टू एनाटॉमिकल डेड स्पेस प्लस द डेड स्पेस इन नॉन फंक्शनल एल्वियोलाइज। समझ आई बात? दोबारा बोल रहा हूं, द फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस इज इक्वल टू द एनाटॉमिकल डेड स्पेस प्लस द एल्वियोलर डेड स्पेस। ठीक हो गई बात, सिंपल सी बात थी। तो यहाँ तक हमने इसी को डिस्कस किया। आगे है रेट ऑफ एल्वियोलर वेंटिलेशन, और आपके पास ये सिंपल सी ब्लू बॉक्स वाली बातें हैं। इंशाल्लाह पार्ट 3 की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।